यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। 10 दिन बाद टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर। इस समय टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के नीचे का विशाल मैदान आंतरिक प्रांगण और बाह्य प्रांगण के शिष्यों से खचाखच भरा हुआ था। इसके अलावा कुछ बाह्य प्रांगण बुजुर्ग और आंतरिक प्रांगण बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद थे। वे यहाँ किस लिए आए थे? यह स्वाभाविक रूप से टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े 10 शिष्यों को विदा करने के लिए था। आरोहण रैंकिंग्स केवल तलवार संप्रदाय के भविष्य से ही नहीं जुड़ी थी, बल्कि यह उनके सम्मान से भी जुड़ी थी। यह सामूहिक सम्मान का एक रूप था। जब तक कोई भी रैंकिंग पर चढ़ने में सक्षम होता, तो भविष्य में जब तलवार संप्रदाय के शिष्य संप्रदाय छोड़कर जाते, तो उनका सम्मान बहुत बढ़ जाता। इसके अलावा यह सम्मान केवल तलवार संप्रदाय तक ही सीमित नहीं था, और इसमें वह व्यक्ति जिसने यह उपलब्धि हासिल की और उस व्यक्ति के परिवार या वंश का भी सम्मान होता। क्योंकि जब तक कोई रैंकिंग पर चढ़ने में सक्षम होता, तब महाचिन साम्राज्य उस व्यक्ति के नाम की घोषणा दुनिया भर में करता। यह तो मानो दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध होने जैसा था। दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध होना लगभग सभी युवा गूढ़ साधकों का सपना था। इसलिए प्रतिभागियों में उत्साह था और बाकी लोग भी जो उन्हें विदा करने आए थे, उत्साहित थे, क्योंकि भविष्य में भाग लेने की उनकी बारी होगी। नीचे शिष्यों को देखते हुए आरव ने भावनाओं के साथ थोड़ी आह भरी। कुछ ही समय पहले वह उनमें से एक था। ठीक उनकी तरह उसने भी तलवार संप्रदाय को अपने लिए एक मजबूत समर्थन, अपना गौरव और एक बड़ा और गर्मजोशी वाला परिवार माना था। दुर्भाग्य से उसे कोई अनिच्छा या पछतावा महसूस नहीं हुआ और उसने बस भावनाओं के साथ आह भरी। अचानक आरव ने आंतरिक प्रांगण के उस शिष्य की ओर देखा जो उसके दाहिने ओर लगभग 3 मीटर की दूरी पर खड़ा था। यह शिष्य हरे रंग का लबादा पहने हुए था और उसका रूप बहुत सुंदर था, लेकिन वह शत्रुता भरी निगाहों से आरव को घूर रहा था। आरव ने भौहें सिकोड़ी। वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था, या यूं कहें कि मोहिनी और नील के अलावा वह बाकी 8 को बिल्कुल नहीं जानता था। इसलिए उसे समझ नहीं आया कि उसने इस हरे लबादे वाले शिष्य को कैसे नाराज कर दिया था। आखिरकार तलवार संप्रदाय में लौटने के बाद से वह बहुत ही शांत रहा था और वह व्यावहारिक रूप से कभी तंत्र शिखर से बाहर नहीं निकला था। जब उसने आरव को अपनी ओर देखते देखा, तो हरे लबादे वाले शिष्य ने आरव पर ठंडी नजर डाली और फिर अपनी नजर हटा ली। उसका नाम रुद्रांश है। वह पहला दिव्य स्तर के 9वें रैंक के चरम पर एक वरिष्ठ आंतरिक प्रांगण शिष्य है। अफवाह के अनुसार वह राजा स्तर में प्रवेश करने में सक्षम है और उसने आरोहण रैंकिंग्स के कारण जानबूझकर अपनी शक्ति को दबा रखा था। अचानक मोहिनी और नील आरव के पास आए, इससे पहले कि वह मुस्कुराते हुए बोली। आरव ने अभिवादन के रूप में उन्हें सिर हिलाया और फिर उसने पूछा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? इसका स्वाभाविक रूप से आपसे लेना देना है, मोहिनी मुस्कुराई और बोली। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम अभिनव है और वह भी एक वरिष्ठ आंतरिक प्रांगण शिष्य है। उसके छोटे भाई को भी आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेना था, लेकिन आपके अचानक आने के कारण अभिनव उम्मीदवारों की सूची से बाहर हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि इसका आपसे लेना देना है? उसके छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ? आरव ने पूछा। क्योंकि वह हम में से बाकी सभी में सबसे कमजोर है, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो यह उसके छोटे भाई की समस्या है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? आरव ने कंधा उचकाया। वह ऐसा नहीं सोचता, मोहिनी ने कहा। तब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, आरव ने कहा। क्या आपको डर नहीं है कि वह आपसे झगड़ा करेगा? वह पहला दिव्य स्तर के 9वें रैंक के चरम पर है। इसके अलावा क्या आपने ध्यान दिया
नील और मुझे छोड़कर जो नए आंतरिक प्रांगण शिष्य हैं, बाकी सभी शिष्य उसके आदेश का पालन करते हैं। क्या आप डरते नहीं हैं? मोहिनी ने कहा। आरव ने उस पर नजर डाली और कहा, आप और नील को दूर धकेल दिया गया। होशियार मोहिनी पलक झपकाई और मुस्कुराई। हम 9 में से नील और मेरे पास साधना के सबसे कम स्तर हैं और हम नए आंतरिक प्रांगण शिष्य हैं। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से हमें नीचा देखते हैं। इसी तरह वे आपको भी नीचा देखेंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या आप हमारे साथ जुड़ने में दिलचस्पी रखते हैं? आरव बोलने ही वाला था कि तभी आसमान में 3 सफेद रोशनी चमकी और फिर 3 आकृतियां टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर उतरीं। आरव उनमें से 2 को जानता था, बुजुर्ग नभजीत और शैलाधर। जहां तक दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात है, आरव ने उसे कभी नहीं देखा था। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर वह शायद एक आंतरिक प्रांगण बुजुर्ग था। नभजीत ने उन सभी 10 लोगों पर नजर डाली जो टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, और फिर उनकी नजर अंत में आरव पर पड़ी। आरव को देखते हुए नभजीत की आंखों में एक जटिल भाव झलका। एक प्रतिभा जिसने तलवार इंटेंट को समझा है। दुर्भाग्य से वह अब तलवार संप्रदाय से संबंधित नहीं है। थोड़ी देर बाद नभजीत ने अपनी भावनाओं को शांत किया और कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आरोहण रैंकिंग्स के दौरान दिए जाने वाले पुरस्कारों के अलावा जो लोग आरोहण रैंकिंग्स पर चढ़ने में सक्षम होंगे, उन्हें एक निम्नस्तरीय धरती स्तर की तलवार और तलवार तकनीक दी जाएगी। इसके अलावा तलवार संप्रदाय उन शिष्यों को 3 साल तक ऊर्जा पत्थरों की एक अनथीन आपूर्ति प्रदान करेगा और उन शिष्यों को तलवार सेवक स्तंभ में साधना करने की अनुमति देगा। जब उन्होंने यह सुना तो प्लेटफॉर्म के नीचे के सभी शिष्य उत्साह से उबल पड़े, जबकि प्लेटफॉर्म पर भाग लेने वाले शिष्य भी उत्साहित थे। यह इस हद तक था कि बुजुर्गों की निगाहें ईर्ष्या से जल उठीं और वे उन शिष्यों की जगह आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेना चाहते थे, क्योंकि ये पुरस्कार बहुत प्रचुर थे। धरती स्तर की तलवार और तलवार तकनीक से कोई भी अछूता नहीं रह सकता था। आरव भी थोड़ा हैरान था। वह हैरान था कि तलवार संप्रदाय वास्तव में इतना उदार था। आखिरकार तलवार और तलवार तकनीक दोनों ही अनमोल खजाने थे, और किसी एक को प्राप्त करने से किसी की ताकत में बहुत सुधार हो सकता था। यह इस हद तक भी था कि इसे एक परिवार की विरासत बनाया जा सकता था। बाकी सभी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि वह भी थोड़ा ललचाया। तलवार और तलवार तकनीक के अलावा 3 साल तक ऊर्जा पत्थरों की अनथीन आपूर्ति भी बहुत लुभावनी थी, क्योंकि यह दर्शाता था कि किसी को उस 3 साल के समय के लिए संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर तलवार सेवक स्तंभ में साधना करने की अनुमति का मतलब था कि किसी के पास साधना करने के लिए एक शानदार जगह थी। सीधे शब्दों में कहें, जब तक कोई आरोहण रैंकिंग्स पर चढ़ जाता है, तब तक उसे नाम और भाग्य दोनों मिलेंगे। आरव जल्दी शांत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि यह इतना आसान नहीं है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। अगर वे सभी 10 रैंकिंग पर चढ़ सकते थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि तलवार संप्रदाय को 10 धरती स्तर की तलवारें देनी होंगी? शायद तलवार संप्रदाय के पास 10 धरती स्तर की तलवारें थीं, लेकिन यह उन्हें आसानी से नहीं देगा। दूसरे शब्दों में, तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारी रैंकिंग पर चढ़ने की उनकी क्षमता को बिल्कुल भी पक्ष में नहीं देख रहे थे। चूंकि तलवार संप्रदाय उन्हें पक्ष में नहीं देख रहा था, तो इसका मतलब यह था कि तलवार संप्रदाय ने निश्चित रूप से अन्य शक्तियों के प्रतिभाओं के बारे में जानकारी एकत्र की थी और उनकी ताकत जानता था। जब उसने इस बात पर सोचा,
तो आरव ने शैलाधर की ओर देखा, जबकि उसने फैसला किया कि वह निश्चित रूप से शैलाधर से इस बारे में पूछने का मौका तलाशेगा। उसका लक्ष्य पहली स्थिति था, और सच कहूं तो वह इसे हासिल करने की अपनी क्षमता में वास्तव में आश्वस्त नहीं था। क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र कितना विशाल था, इसमें राक्षसी प्रतिभाएं कितनी थीं। भले ही उसने तलवार इंटेंट को समझ लिया था और प्रबुद्ध तलवार को प्राप्त कर लिया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह युवा पीढ़ी के बीच अजेय था। आरोहण रैंकिंग्स पर चढ़ना उसकी मां से संबंधित था, इसलिए वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था, और अगर वह अपने विरोधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होता तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जैसा कि आरव ने सोचा था, तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारी वास्तव में इन शिष्यों को पक्ष में नहीं देख रहे थे। अगर आरव की साधना थोड़ी अधिक होती तो शायद उसके पास मौका होता। आखिरकार आरव ने तलवार इंटेंट को समझा था। हालांकि आरव केवल पहला दिव्य स्तर के दूसरे रैंक पर था, तो वह कितना मजबूत हो सकता था। भले ही उच्च अधिकारी उन्हें पक्ष में नहीं देख रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास कोई मौका नहीं था। चूंकि उम्मीद थी, इसलिए प्रोत्साहन की जरूरत थी। उदार पुरस्कार सभी में साहस पैदा करते हैं, इसलिए तलवार संप्रदाय के पुरस्कार चौंकाने वाली हद तक प्रचुर थे। जैसा कि नभजीत ने कहा था, समाप्त करने के बाद उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने कहा, सम्राट राजधानी के लिए निकल पड़ो। शस्त्राधिकार बुजुर्ग ठीक इसी क्षण एक आंतरिक प्रांगण शिष्य भीड़ से बाहर निकला। उसने नभजीत को नमन किया, इससे पहले कि उसने कहा, शिष्य को कुछ कहना है। जब उसने इस शिष्य को आगे बढ़ते देखा तो मोहिनी ने आरव की ओर देखा, जबकि वह उसके दुर्भाग्य पर खुशी होने का एक निशान प्रकट करती हुई लग रही थी। जब उसने इस व्यक्ति को देखा तो आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि इस व्यक्ति की उपस्थिति रुद्रांश के समान थी। दूसरे शब्दों में, यह व्यक्ति शायद रुद्रांश का वह छोटा भाई था जिसे उसने भाग लेने वाले शिष्यों की सूची से बाहर कर दिया था। अब जब रुद्रांश का छोटा भाई बाहर खड़ा हो गया था तो यह शायद इसी मामले के कारण था। नभजीत ने भी भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या है? आंतरिक प्रांगण शिष्य ने एक बार फिर नमन किया और कहा, शस्त्राधिकार बुजुर्ग, मुझको इस बार प्रतिभागियों में होना चाहिए था और मुझको समझ नहीं आता कि मुझे अचानक सूची से क्यों हटा दिया गया है। क्या मैंने कुछ गलत किया है या फिर मेरी ताकत अपर्याप्त है? यह मैं ही थी जिसने तुम्हें हटाया, इस बीच शैलाधर ने कहा, कारण यह है कि तुमसे ज्यादा उपयुक्त कोई और है। इस शिष्य की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और फिर उसने अचानक आरव की ओर इशारा किया और कहा, क्या उसकी वजह से? अगर ऐसा है तो मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, क्योंकि वह केवल पहला दिव्य स्तर के दूसरे रैंक पर है, जबकि मैं पहले दिव्य स्तर के 7वें रैंक पर हूं। शैलाधर ने भौहें सिकोड़ी। वह बोलने ही वाली थी कि तभी नभजीत ने अचानक कहा, चूंकि तुम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हो तो तुम आरव के साथ मुकाबला क्यों नहीं करते? विजेता आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेगा, ठीक है। शैलाधर आरव की ताकत के बारे में जानती थी, लेकिन उसके अलावा तलवार संप्रदाय के बाकी सभी उच्च अधिकारियों को कुछ भी नहीं पता था। इसलिए नभजीत वास्तव में जानना चाहता था कि आरव की ताकत वास्तव में कितनी जबरदस्त थी। उसके पास अतीत में एक उपयुक्त मौका नहीं था, लेकिन अब उसके पास एक था। मैं सहमत हूं, उस आंतरिक प्रांगण शिष्य ने जल्दबाजी में बात की। नभजीत ने आरव की ओर देखा और कहा, आरव, आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं सहमत हूं, आरव ने उस युवक पर नजर डाली और सपाट लहजे में बोला। जैसे ही वह बोलकर हटा,
उसका शरीर बिजली की तेजी से चमका और उस युवक के सामने उतर गया। तुम किसे पसंद करती हो? मोहिनी के बगल में खड़े नील ने अचानक उससे यह सवाल पूछा। मोहिनी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई, जैसे उसने कहा, नील, मुझे पता है कि तुम आरव को थोड़ा कम आंकते हो और सोचते हो कि उसके पास पहले दिव्य स्तर की दूसरी रैंक की ही ताकत है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे भी उसे हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है। अभिनव तो केवल मार खाने के लिए आ रहा है। वह सचमुच इतना ताकतवर है? नील ने माथे पर बल डाला। उसने माना कि तलवार सेवक स्तंभ के 22वें स्तर तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होगा, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि आरव की ताकत उसके बगल में खड़ी इस दानवी महिला से कम नहीं होगी। क्योंकि आरव को पहले दिव्य स्तर में उन्नत हुए बहुत कम समय हुआ था और आरव की साधना तो अभिनव से भी कई रैंक नीचे थी। मोहिनी ने कुछ नहीं कहा और वह बस उस आरव को देखती रही जो मंच के नीचे खड़ा था। उस दिन आरव द्वारा उपयोग किए गए तलवार की शक्ति अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। खासकर वह असामान्य तलवार तकनीक, यहाँ तक कि उसे भी इससे डरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वरिष्ठ भाई रुद्रांश, आरव ने कथित तौर पर तलवार सेवक स्तंभ के 22वें स्तर को पार कर लिया है। क्या इस तरह से अभिनव कनिष्ठ भाई को कार्य करने के लिए कहना थोड़ा अनुचित नहीं है? आखिर आरव की प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में एक असाधारण प्रतिभा बनेगा। रुद्रांश के बगल में खड़े एक युवक ने उससे बात की। तुम भविष्य की बात कर रहे हो? रुद्रांश ने आरव की ओर देखा जो मंच के नीचे खड़ा था और कहा, मैं मानता हूं कि अगर उसे और मोहिनी को समय दिया गया तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से हमसे कम नहीं होंगी। लेकिन उससे क्या? क्या मेरे छोटे भाई को आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने का अवसर विनम्रतापूर्वक छोड़ देना चाहिए? मेरे छोटे भाई की ताकत वास्तव में तुलनात्मक रूप से कमजोर है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वह मेरी मदद से रैंकिंग्स में जगह हासिल करने में असमर्थ रहेगा। तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि रैंकिंग्स में चढ़ने का क्या मतलब है। रुद्रांश के बगल में खड़े युवक ने हल्के से सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि इसका क्या मतलब है। सही है, अगर कोई मेरी जगह लेता तो मैं भी निश्चित रूप से बेहद नाखुश होता, खासकर अगर वह ऐसा व्यक्ति हो जिसकी साधना मेरी अपनी से कुछ रैंक कम हो। आप सभी को क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मंच के नीचे खड़े एक बाह्य प्रांगण शिष्य ने पूछा। अभिनव। वह न केवल एक वरिष्ठ आंतरिक प्रांगण शिष्य है, बल्कि वह पहले दिव्य स्तर की 7वीं रैंक पर भी है। दूसरी ओर आरव ने कुछ ही समय पहले दिव्य स्तर में उन्नति की है ना? उनके बीच साधना की इतनी सारी रैंकों के साथ वह अभिनव को कैसे हरा सकता है? वास्तव में मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मैं उत्सुक हूं कि तलवार संप्रदाय अभिनव की स्थिति आरव को क्यों देगा। क्या तुम भूल गए हो कि आरव ने मृत्युलोक की 9वीं रैंक पर रहते हुए वरुण वर्मा को तुरंत मार डाला था? ठीक है, आरव मृत्युलोक की 9वीं रैंक पर रहते हुए पहले दिव्य स्तर के गूढ़ साधक को मारने में सक्षम था। अब जब उसने पहले दिव्य स्तर प्राप्त कर लिया है तो उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बुजुर्ग बेवकूफ नहीं हैं। चूंकि उन्होंने अभिनव की स्थिति आरव को दी है तो निश्चित रूप से इसका कोई कारण है। ठीक है, ठीक है। आप सभी बहस करना बंद कर दें। एक बार जब वे लड़ेंगे तो हमें जवाब पता चल जाएगा, है ना? मंच के नीचे अभिनव ने अपनी तलवार को थोड़ा झुकाया और उसे जमीन की ओर इंगित किया और फिर उसने ठंडी आंखों से आरव को देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुमने तलवार सेवक स्तंभ के 22वें स्तर को पार कर लिया है। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, अपना वार करो। वह नभजीत के इरादों को समझा।
चूंकि नभजीत उसकी ताकत का गवाह बनना चाहता था, इसलिए उसे नभजीत को यह दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा उसने न केवल नभजीत को बल्कि आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने वाले अन्य लोगों को भी अपनी ताकत दिखाने की योजना बनाई थी, क्योंकि कोई केवल ताकत के बल पर ही सम्मान प्राप्त कर सकता था। वह इस सिद्धांत को समझा, इसलिए उसने भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए इस साथी से लड़ने के लिए सहमति व्यक्त की थी। अभिनव का चेहरा बैठ गया। आरव ने तलवार भी नहीं निकाली थी, इससे पहले ही उसे हमला करने के लिए कह रहा था। क्या वह मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है? अपनी तलवार निकालो। मैं तुम्हें अपनी श्रेष्ठ साधना से धमकाने से बचने के लिए पहले 3 वार करने दूंगा, अभिनव ने उदास भाव से कहा। आरव दंग रह गया। वह मुझे 3 वार करने देगा? जब उसने अभिनव की अभिव्यक्ति देखी तो आरव तुरंत समझ गया कि अभिनव ने उसके शब्दों को अपमान के रूप में गलत समझा था। आरव ने कुछ नहीं समझाया। उसने बस अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन को ठोका, जिससे उसका शरीर विस्फोटक रूप से आगे बढ़ गया। उसी समय उसके पैर वाली जगह की जमीन ढह गई थी, और यह स्पष्ट रूप से इस हमले के पीछे की ताकत को दर्शाता था। आरव ने अभी भी तलवार नहीं निकाली थी। उसने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में भींच लिया और इसे सीधे अभिनव पर दाग दिया। उसने कोई भड़कीले चाल का उपयोग नहीं किया, और यह सिर्फ इस तरह एक बहुत ही सरल मुक्का था। अभिनव ने पहल करके हमला नहीं किया। उसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह आरव को पहले 3 वार करने देगा, तो वह अपने शब्द से कैसे पीछे हट सकता था? हालांकि जब आरव की मुट्ठी उसके सामने पहुंची तो उसे पहले कहे गए उन शब्दों पर पछतावा हुआ। वह मुक्का जो एक पल पहले अत्यंत साधारण लग रहा था, अचानक अभिनव के सामने पहुंचने वाला था तब अत्यंत भयंकर हो गया था। इसके अलावा मुक्के के भीतर की ताकत के कारण हवा को फाड़ दिया गया जहां भी यह गुजरा, जबकि हवा के फटने की आवाज लगातार गूंजती रही। अभिनव चकित था। आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने वाले शिष्य अत्यंत स्तब्ध थे, और नभजीत की आंखों में आश्चर्य की एक लकीर कौंध गई, क्योंकि आरव की ताकत ने उसे चौंका दिया था। अभिनव उन शब्दों की परवाह नहीं कर सका जो उसने पहले बोले थे। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसकी तलवार ने अपने पीछे कई अनुगामी चित्र छोड़े, क्योंकि यह आरव की मुट्ठी की ओर तेजी से कटी। उसने तलवार तकनीक का उपयोग नहीं किया, न ही उसके पास एक का उपयोग करने का समय था। इसके अलावा वह लापरवाह हो गया था और आरव को अपने सामने पहुंचने दिया था। तो आरव के हमले से बचना पूरी तरह से असंभव था, जिससे उसे इसके खिलाफ सीधे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिला। आरव ने तलवार के इस वार से नहीं बचा, और इसके बजाय उसके मुट्ठी की गति बढ़ गई। बूम! उसकी मुट्ठी तलवार पर जा टकराई। निम्न श्रेणी की गूढ़ रैंक की तलवार अचानक कांप उठी, इससे पहले कि दरारें तुरंत उस पर मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। अभिनव का चेहरा डर से पीला पड़ गया। जिस पल आरव की मुट्ठी उसकी तलवार के संपर्क में आई, उसके हाथ में तलवार वास्तव में उसकी पकड़ से बाहर निकलने के कगार पर थी। ठीक उसके पास कितनी शारीरिक ताकत है! उसका शारीरिक बचाव कितना भयानक है! यह सिर्फ अभिनव ही नहीं था जो चौंक गया था, आसपास के बाकी सभी समान रूप से चौंक गए थे। अपनी मुट्ठी के साथ निम्न श्रेणी की गूढ़ रैंक की तलवार के साथ सीधे जाने के बाद न केवल उसकी मुट्ठी पूरी तरह से अक्षत थी, बल्कि तलवार लगभग टुकड़ों में फट गई थी। क्या वह डार्क बिस्ट है? मोहिनी की अभिव्यक्ति इस दृश्य को देखने पर गंभीर हो गई, क्योंकि उसने फिर से आरव को कम आंका था। उसने मूल रूप से सोचा था कि तलवार और वह असामान्य तलवार तकनीक आरव के तुरुप के पत्ते थे, लेकिन अब ऐसा लगेगा कि वे उसके एकमात्र तुरुप के पत्ते होने से बहुत दूर थे। रुद्रांश की अभिव्यक्ति भी अत्यंत गंभीर थी।
अपनी नंगी मुट्ठी के साथ निम्न श्रेणी की गूढ़ रैंक की तलवार के साथ सीधे जाना, फिर भी पूरी तरह से अक्षत रहना। यह पूरी तरह से 9वीं रैंक के डार्क बिस्ट के भौतिक शरीर के बराबर है। आरव नामक यह साथी इतना भयानक शारीरिक शरीर कैसे रख सकता है? मंच के नीचे अभिनव के पास इसके बारे में सोचने या झटका महसूस करने का समय नहीं था, क्योंकि आरव ने उस पर एक और मुक्का मारा था। अभिनव की कलाई चली क्योंकि उसने फिर से आरव पर अपनी तलवार से वार किया। बूम! तलवार टुकड़ों में फट गई, जबकि आरव की मुट्ठी ने अपनी गति बिल्कुल नहीं खोई और यह सीधे अभिनव की छाती की ओर जा टकराई। अभिनव बुरी तरह से चौंक गया और उसने अपनी दाहिनी हथेली को मुट्ठी में भींच लिया और आरव की मुट्ठी पर प्रहार किया। चर्र! जिस पल उसकी मुट्ठी आरव की मुट्ठी से टकराई, अभिनव की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। उसके बाद हड्डियों के टूटने की एक स्पष्ट और गूंजने वाली आवाज गूंजी। अगले ही पल अभिनव का शरीर एक रॉकेट की तरह पीछे की ओर उड़ गया और वह लगभग 15 मीटर उड़ गया, इससे पहले कि वह जमीन पर जोर से जा टकराया। शांति। आसपास बेहद शांति थी। वह बस इसी तरह हार गया। अभिनव, जो पहले दिव्य स्तर की 7वीं रैंक पर था, बस 2 मुक्कों से इसी तरह हार गया। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। आरव ने अपनी मुट्ठी वापस ले ली और उसने दूर जमीन पर पड़े अभिनव को देखते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। अभिनव के पास कुछ ताकत थी, लेकिन अभिनव को अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए था। अगर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंका होता और लड़ाई की शुरुआत में सीधे तलवार तकनीक का उपयोग किया होता, तो आरव के लिए केवल अपनी मुट्ठी पर भरोसा करके उसे इतनी आसानी से हराना पूरी तरह से असंभव होता। दुर्भाग्य से अभिनव बहुत लापरवाह था। न केवल अभिनव ने आरव को अपने करीब आने दिया, उसने आरव के साथ एक मुक्का भी बदला। क्या यह मौत को दावत देने के बराबर नहीं था? रुद्रांश मंच से कूद गया और अभिनव के बगल में पहुंचा। जब उसने अभिनव के मुड़े हुए हाथ को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बर्बर हो गया, क्योंकि वह अचानक मुड़कर आरव को देखने लगा। उसने कहा, यह केवल एक साधारण युद्धाभ्यास था, फिर भी तुमने वास्तव में उसी संप्रदाय के किसी व्यक्ति पर इतना भारी प्रहार किया। तुम कितने निर्दयी हो। मैंने पहले ही हाथ खींच लिया है। आरव ने चलना बंद कर दिया। उसने मुड़कर रुद्रांश पर एक नजर डाली और फिर वह मुड़ा और मंच पर चलना जारी रखा। तुमने हाथ खींच लिया। रुद्रांश का चेहरा बर्बर था जैसे उसने कहा, तुमने हाथ खींच लिया। हूँ। कनिष्ठ भाई आरव चौंकाने वाली ताकत रखते हैं और मेरे हाथ युद्ध के लिए खुजला रहे हैं। मैं कनिष्ठ भाई आरव से मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या कनिष्ठ भाई आरव मुझे सम्मान देंगे। आरव एक बार फिर रुक गया। वह मुड़कर रुद्रांश को देखने लगा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हाथ खुजला रहे हैं, न कि तुम्हारी त्वचा? उसने वास्तव में अभिनव के साथ लड़ाई में हाथ खींच लिया था, अन्यथा अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो वह मुक्का अकेले अभिनव के शरीर की सभी हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता। अभिनव के साथ लड़ाई एक साधारण युद्धाभ्यास थी और लड़ाई में जीवन और मृत्यु का फैसला करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभिनव ने उसे मारने का इरादा कभी नहीं किया था। हालांकि अगर रुद्रांश ने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो उसे लगा कि वह रुद्रांश को आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने में असमर्थ कर देगा, क्योंकि उसने रुद्रांश की आंखों में हत्या का इरादा देखा था। हाँ, रुद्रांश अत्यधिक गुस्से से हंसने लगा। क्या ऊंचे विचार हैं। वह खुद को क्या समझता है। ठीक जब वह हमला करने वाला था, नभजीत उन दोनों के बीच प्रकट हुआ और उसने जमीन पर बेहोश पड़े अभिनव पर एक नजर डाली, इससे पहले कि वह आरव को घूरता और कहता, तुमने उसे अत्यधिक घायल कर दिया।
मुझे ऐसा नहीं लगता, आरव ने उदासीनता से कहा। उसे भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि वह मुझसे मिला। अगर यह भूत संप्रदाय या किसी अन्य संप्रदाय का शिष्य होता तो क्या शस्त्राधिकार बुजुर्ग को लगता है कि उसे बचने का मौका मिलेगा? नभजीत दंग रह गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अब इस मामले को छोड़ दो। शाही राजधानी की ओर बढ़ो। रुद्रांश की रिजेंटफुल निगाहों के बीच आरव ने मोहिनी और अन्य लोगों के साथ शाही राजधानी तक ले जाने वाले टेलीपोर्टेशन में कदम रखा। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।